हेलो एवरीवन, हम पी ब्लॉक सीरीज पे डिस्कशन कर रहे हैं और पी ब्लॉक सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट और वो भी रिएक्शन पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। और वो पहली रिएक्शन हमारी है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बनते हैं हम उसके बारे में फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में। अगर हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का ऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। और दूसरा, हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करते हैं और क्यों करते हैं, कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग वीडियो आपके लिए बनने वाली है। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं, सबसे पहले पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा। जो भी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है उसको साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में और वो ऑक्साइड्स के बारे में। अब ध्यान से समझना है, थोड़ी देर के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या चीज समझाना चाह रहा है और क्या चीज कहना चाह रहा है, पहले उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। हमने कहा ऑक्साइड हम किसी भी कंपोनेंट का लेके आते हैं। अब ऑक्साइड हमारे पास दो तरीके के ऑक्साइड हो सकते हैं, या तो मैं किसी भी मेटल का ऑक्साइड लेके आ जाऊं, ध्यान से समझना इस चीज को, या तो हम किसी भी मेटल का ऑक्साइड उठाएं और वो लेके आ जाए, या दूसरा केस हम किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लें। दोनों को अलग अलग कंडीशन लेके आते हैं। एक बार मैं मेटल का ऑक्साइड लेके आया, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, हमने कह दिया भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, मैं इसको उठा के लाया और मैंने कहा इसके बारे में रिएक्शन देखते हैं। और दूसरा केस मैं नॉन मेटल का ऑक्साइड लेके आया, दैट इज CO2। जैसे मान लो सपोज करो मैंने CO2 ले लिया, ठीक है। इन दोनों के दोनों नॉन मेटल्स को, सॉरी मेटल का ऑक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड दोनों को मैं उठा के लाया और मैंने कहा इन दोनों को पानी में डाल दो, देखते हैं इनसे क्या कंपोनेंट बनते हैं, क्या इनसे एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हम दोनों को पानी में जैसे हम डालेंगे तो हम इनमें बहुत अलग अलग तरीके की रिएक्टिविटी देखते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स देखते हैं। और वो क्या देखते हैं, जैसे ही मेटल का ऑक्साइड पानी में जाएगा, मेटल का ऑक्साइड पानी में जाएगा तो पानी में जाते ही ये मेटल और प्लस ऑक्साइड माइनस चार्ज में टूट जाएगा। मतलब ये, अगर यदि मैं इसको जैसे पानी में डालूंगा तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव में प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस में टूट जाएगा, तुरंत आयंस में टूट जाएगा, आयंस जनरेट हो जाएंगे, आयंस में टूट गया। ये बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में तो मुझे पता चल गया। लेकिन जैसे मैं नॉन मेटल्स के केस में आया और मैंने कहा CO2 आप भी टूटोगे क्या, तो ये कह रहा है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला, मेरे अंदर किसी तरीके की कोई ऐसी रिएक्टिविटी नहीं होगी, मैं ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं करने वाला। इसका मतलब जानते हो, यहां पे क्या होने वाला है। यहां पे सबसे बड़ा कमाल का पॉइंट आ गया, और वो कमाल का पॉइंट ये था, जैसे ये आयंस में टूटा तो हम इसके बिहेवियर के बारे में जान चुके हैं कि इसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर आयनिक है। ये आयनिक कंपोनेंट है, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो सारे आयनिक नेचर के होते हैं। अब वो बात अलग है, कोई ज्यादा आयनिक है कोई कम है, लेकिन इनका नेचर आयनिक नेचर है। दूसरे केस में बात करें, ये CO2 क्यों नहीं टूटा। इस CO2 में ऐसा क्या है कि इसने अपने अंदर से बॉन्ड तोड़ने में टेंडेंसी कम शो कर रहा है। तो हम कहेंगे ये एक कोवेलेंट कंपोनेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये आसानी से नहीं टूटने वाला, आराम से नहीं टूटेगा। मतलब जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो कोवेलेंट नेचर शो कर रहे हैं, और जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो आयनिक नेचर शो कर रहे हैं। फिर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, इस चीज से क्या फर्क पड़ने वाला है कि एक मेटल है और उसका ऑक्साइड आयनिक है और हम पानी में डालेंगे तो फिर वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। सिंपल सी बात है, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। और जब हम इसको देखें तो जब ये कैल्शियम 2+ है, O2 माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्लस चार्ज दिख रहा है, एक माइनस चार्ज दिख रहा है। और अगर प्लस और माइनस दोनों चीजें चार हैं, दोनों के दोनों एक साथ हैं, तो पानी को भी ये कुछ ऐसा ही बिहेवियर में देखना चाहेंगे।
और पानी के बिहेवियर में देखना चाहेंगे तो ये जो कैल्शियम 2+ है, पॉजिटिव पार्ट है, वो पानी के नेगेटिव पार्ट को उठाएगा और नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट को उठाएगा। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब एक बात समझ लो, बहुत काम की और बहुत ही कायदे वाली बात। और वो क्या? वो ये कि जैसे इस कैल्शियम ऑक्साइड ने टूटना शुरू किया तो टूटते ही कैल्शियम के अंदर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस OH- बन गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब एक बात सिंपल सी जनरेशन हो गई, यहां पे 2 OH बने, 2 OH- आयन बने। इसका मतलब हमारे पास में ये जो सॉल्यूशन बना ना, अब ये बेसिक बनना शुरू हो चुका है। जिस जगह पे OH आयंस बनने शुरू हो जाएं, दैट इज नोन एज बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब एक कमाल आ गया है, इसका मतलब एक कमाल की चीज आ चुकी है। और वो कमाल की चीज ये, जितने भी आयोनिक कंपोनेंट्स हैं पानी में जाएंगे, बेसिक कंपाउंड बनाएंगे, बेसिक कंपोनेंट बनाना शुरू करेंगे, बेस बनाना शुरू करेंगे। और उसके दूसरे केस में हमने पानी से पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड से पूछा, भाई आप क्या करोगे? तो पानी के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड कहता है मैं आयंस में तो टूटने वाला नहीं हूं, मैं आयंस में कतई नहीं टूटूंगा, मैं बिल्कुल नहीं डिसोसिएट हो रहा। तो फिर आप क्या करोगे? तो ये कहता है, जरा देखिएगा और जरा समझिएगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के पास गए तो कार्बन डाइऑक्साइड से पूछा, बता भाई कार्बन डाइऑक्साइड तेरा बिहेवियर कैसा है? तो ये कह रहा है मेरा कोवेलेंट बिहेवियर है। और जो मेरा कोवेलेंट बिहेवियर है तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखूंगा। जो मेरे अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा मैं उस बिहेवियर को शो करूंगा। बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में हमने कहा ये ले, तेरे एक बॉन्ड में ऑक्सीजन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो हमने कहा अगर यदि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और तेरे ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। तो बोला पानी का मॉलिक्यूल जब आएगा ना तो उसमें OH और H+ वो तो बिल्कुल आयंस में है, तो मेरा नेगेटिव पार्ट तो पॉजिटिव को इंटरेक्ट करेगा और पॉजिटिव पार्ट मेरा नेगेटिव को इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड OH बना, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कार्बोनिक एसिड। ध्यान दो, अगर इसको ध्यान से समझोगे तो ये बन जाएगा मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड OH एंड OH। हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसको हम देखें तो ये एक अच्छा एसिड बन चुका है, एसिडिक कंपोनेंट है जिसका नेचर एसिडिक होता है। H2CO3 आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसके अंदर से कोई OH आयन फ्री नहीं हुआ है। ये मत कह देना कि इसके अंदर तो OH आयन बन रहा है, OH आयन नहीं बन रहा, रिलीज नहीं हो रहे, ये तो साथ है, H पॉजिटिव इसके साथ प्रेजेंट है, H आयन इसमें से रिलीज होगा, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब एक बात मुझे यहां से डेफिनेट क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ध्यान से समझ लेना इस बात को, जो लिखने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी जान है इसमें। और वो ये, जिस किसी कंपोनेंट में जितना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, उस कंपोनेंट में एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ेगा? एसिडिक नेचर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उस कंपोनेंट में उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पानी में जाएंगे तो वो ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे। ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, डेफिनेट है। इसी के अलावा ये मेरा केस नंबर फर्स्ट है। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो जितने भी आयनिक कंपोनेंट्स हैं, आयनिक नेचर के या आयनिक कैरेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, वो जैसे ही पानी में जाएंगे तो पानी में जाने के बाद में बेसिक नेचर के कंपोनेंट बनाएंगे या बेसिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे जितना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा।
जैसे अगर एग्जांपल लिखे तो जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे ना, मेटल्स के ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड, वहां तो क्या था, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड थे वो ऑक्सी एसिड बना रहे थे, लेकिन ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अब वो मेटल का ऑक्साइड कुछ भी आ जाए, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा ले। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं जितने भी ऑक्सी एसिड्स जो बनेंगे, जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें जो कि आपको समझ लेनी है। क्लियर हो गया? एकदम एकदम क्लियर हो गया? तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने, मैंने यहां पे रिएक्शन लिख दी थी CO2 प्लस H2O, हमने कहा भाई बताओ तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसने CO2 ने कहा मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, इसके अंदर जैसे पानी आएगा तो यहां से एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटते ये पानी ऐड हो गया, और ऐड हुआ तो यहां पे OH और यहां पे H। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी या डेफिनेट चल रही होगी कि सर केवल एक ही बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड नहीं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि मेरे पास इस कंपाउंड को मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बना सकता हूं जिसको मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में बना सकता हूं। मैंने इसको ऐसा बनाया है, बिल्कुल बनाया है, लेकिन दिमाग आपका जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। भाई मैं H2O दोबारा लेके आया, ये टूट गया, ये टूटा तो यहां पे OH और यहां पे OH आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन कार्बन, कार्बन क्या कहता है? कार्बन ये कहता है, ध्यान से सुनना, कार्बन ये कहता है कि मैं जिस जगह पे आऊंगा ना, जिस जगह पे भी ऑक्सीजन के साथ आऊंगा, ऑक्सीजन के साथ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल तब करता हूं, मोर स्टेबल तब होता हूं जब मेरे पास में एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड हो। तो ये पानी वापस से निकल जाएगा, क्योंकि ये दो OH और H आपस में निकल जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट पार्ट में बताया था कि दो OH आपस में कंबाइन होते हैं और वहां से H2O निकलता है, तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। और टोटोमेरिज्म होगा तो डेफिनेट है कि यहां से वापस वही स्ट्रक्चर बनेगी जो आपने पढ़ी है, C डबल बॉन्ड O, OH और OH, यही बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? इसका मतलब मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट अगर डिस्कस करूं, एक छोटा सा पॉइंट बनाऊं, तो वो ये कि जब भी फोस्फोरस आएगा ना, फोस्फोरस, तो वो एक डबल बॉन्ड और बाकी तीन सिंगल बॉन्ड। दोबारा से बता रहा हूं, अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। हेलोजन्स की बात करूं तो हेलोजन पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, ऐसे बॉन्ड बनाएगा। इस बात को दिमाग में रखना है। और अगर यदि ये बात दिमाग में रख ली तो अब जरा यहां पे बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं। मैं कंपाउंड ले रहा हूं और कंपाउंड मेरा है SO3, ध्यान से समझिएगा, SO3। मैं कंपाउंड लेने गया और मैंने पूछा बताओ भाई तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? SO3 कहता है मैं पानी में जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा H2O के साथ में। तो इसने कहा देखो जरा, अगर यदि मैं पानी में गया, मेरी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, मैं कुछ ऐसा दिखूंगा। जैसे मैं पानी में गया, ध्यान से देखो, पानी में गया, पानी में जाते ही मेरा एक बॉन्ड टूटा, और एक बॉन्ड टूटा तो क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है, सल्फर ज्यादा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसके ऊपर OH आएगा और इसके ऊपर OH आएगा। और देखो जरा प्रोडक्ट आपके सामने है। अभी अभी आपको बोला था सल्फर पहले दो बॉन्ड सिंगल सिंगल बनाता है, दो बॉन्ड सिंगल सिंगल बना लिए, दो बॉन्ड सिंगल सिंगल बना लिए, और उसके बाद में इन दो पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि अगर उन पे हाथ लगाया तो फिर दोबारा से टोटोमेरिज्म होने, तो क्या फर्क है? क्यों करें हम उसको डिस्टर्ब? हम तो करना ही नहीं है। तो दैट कंपाउंड इज नोन एज H2SO4, H2SO4। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गई, डेफिनेट क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। चलो हम कंपाउंड लेने गए, हमने कहा SO2 मेरे पास में कंपाउंड है, SO2 मेरा कंपाउंड है, हमने कहा इसके अंदर पानी डाल दिया, बहुत बढ़िया, पानी डाल दो, क्या बनेगा? चलो देखते हैं। सल्फर जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल है भाई।
इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। अगर इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है तो अब हम चलते हैं पानी में डिसॉल्व करने, और जैसे पानी में डिसॉल्व करने जाएंगे एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे OH और यहां पे OH, तो हमारे पास में यही कंपोनेंट बन गया डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, सिंगल OH एंड सिंगल OH, जिस कंपाउंड को हम कह सकते हैं H2CO3, H2SO3, H2SO3। हमारे पास कंपाउंड बना H2SO3, सिंपल है। एक कमाल का जो यहां पे पॉइंट है, नोट करने वाला है, नोट करने वाले कमाल का पॉइंट। और वो कमाल का पॉइंट क्या है, जरा देखो, इसको ध्यान से देखो तो आपको यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी नजर आ रही है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे +6। यहां पे देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? जब H2SO4 में निकालोगे तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही नजर आएगी। अगर इस केस में निकालोगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, और इस केस में जो प्रोडक्ट बना है इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4। और केस लो जो आपने अभी अभी पढ़ा है CO2 + H2O, और इससे प्रोडक्ट बना था H2CO3 बना था। और अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +4, और यहां पे देखोगे तो भी +4। डेफिनेट है, एक बात यहां पे बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, और वो ये, अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर चेंज्ड। ये बात दिमाग में बिठा लो, डेफिनेट है। अगर किसी भी जगह पे पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उसमें कभी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती। जो आपकी इनिशियली है वही आपकी फाइनल होगी, और प्रोडक्ट भी आपका वहीं से बनने वाला है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो गया? इस बात को दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसकी कहानी को और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर मुझे किसी भी जगह पे कंपाउंड बनाना है, कोई भी कंपाउंड बनाना है, कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेनी है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फटाफट से बोल दो Cl2O7। अगर मैं इसकी पानी में जाके रिएक्शन करवाऊं तो मैंने पूछा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने कहा पानी है तो डेफिनेट है, कुछ भी मत देखो, आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। हमने कहा Cl2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो डेफिनेट है ऐसा ऑक्सी एसिड बनेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +7 होगी, और वो कंपाउंड है HClO4। सिंपल है, कुछ बनाना ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं है। अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, +7 कंपाउंड ये कैसे बना? चलो जरा इसको भी समझ लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपको स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर्स आती है तो ये समझ लो आप बहुत बड़े पार्ट को, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन के बहुत बड़े पार्ट को आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। चलो जरा समझ के देखते हैं। Cl2O7 क्लोरीन, इसके अंदर लिंकेज होगा, कुछ ऐसा होगा, और जब मैं इसको बनाऊंगा तो मेरे पास ये कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा, Cl2O7। अगर यदि मैं इसके अंदर पानी की रिएक्शन करवाता हूं, तो जरा ध्यान से सुनना, जो ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाला ClO, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। कैसे टूटेगा? किधर से भी तोड़ दो, दोनों तरफ सिमेट्रिकल ऑर्डर है तो कहीं से भी तोड़ दो। ये बीच वाला बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा, मान लो मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, जैसे ही मैंने तोड़ा तो पानी तो वही खेल रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो H पार्ट है वो तो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और जो OH है वो दूसरे पे कनेक्ट हो जाएगा। और अगर देखोगे इस कंपाउंड को तो आपको क्या नजर आएगा? H यहां पे, OH यहां पे, तो हमारे पास बना 2 मोल। क्या? 1 2 3 ऑक्सीजन और चौथा OH, इसका मतलब HClO4।
कंपाउंड बना 2 मोल ऑफ HClO4। इसका मतलब एक बात और भी डेफिनेट हो गई है, एक बात और भी डेफिनेट हो गई है, और वो ये, जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। जिस किसी कंपाउंड के अंदर, एस्ट्रिक मार्क लगा लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी MOM या AOA जो भी बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड प्रेजेंट है नॉन मेटल्स के केस में, तो हमारे पास वो बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा। जहां ऑक्सीजन है वहां H दे दो, जहां पे सिंपल है वहां पे OH दे दो, और वो कुछ इस तरीके की बॉन्ड ब्रेकेज दिखाएंगे, ऐसा बॉन्ड ब्रेकेज दिखाएंगे। बात क्लियर होगी? बात क्लियर हो गई? डेफिनेट क्लियर हो गई? तो जरा इस चीज को देख लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि जितने भी O लिंकेज के बॉन्ड प्रेजेंट है, O लिंकेज के, उसको तोड़ दो और उसको तोड़ के हमारे पास प्रोडक्ट बना दो। जैसे मैं कंपाउंड लिखूं आपके सामने, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कह दिया P4O10, मेरे पास कंपाउंड है P4O10। मैंने कहा इस कंपाउंड के अंदर बताओ, तो हमने कहा P4O10। चलो भाई इस कंपाउंड को बनाते हैं, इस कंपाउंड को बनाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है, ये हमें ऐसा दिखता है। जरा समझ लेना इस चीज को, बहुत गौर से और बहुत ही कायदे से सुन लेना। इसके अंदर कुछ ऐसा लिंकेज है, ये लिंकेज है, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये मेरा कंपाउंड होगा P4O10। गिनोगे तो इसके अंदर 10 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 फॉस्फोरस आपको लिंकेज नजर आएंगे। हमने कहा इस बॉन्ड में पानी की प्रेजेंस दो, और पानी की प्रेजेंस में देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है। चलो भाई ठीक है, हम इसको देखने चलते हैं, इसको समझने चलते हैं कि पानी की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन देने वाला है या कैसे ये प्रोडक्ट बनाएगा। देखो मैंने क्या बोला, जहां भी आपको POP मतलब O बॉन्ड बीच में नजर आ जाए, उस बॉन्ड को तोड़ दो जरा। तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया। जैसे मैंने तोड़ा तो यहां से तो H, इस पे तो H जुड़ गया, और इसके साथ में OH जुड़ गया, OH जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया। ठीक है भाई, अरे ऐसा बॉन्ड एक नहीं है, पानी मेरे पास कितना है, कितना लूम है पानी कि इसके अंदर ये ब्रेकेज हो जाए। तो ध्यान से सुनो, एक मॉलिक्यूल तो मैंने ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने पानी का, एक मॉलिक्यूल लिया तो मैंने ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, OH आ गया। और भी लिंकेज है, अभी तो POP लिंकेज बहुत है, POP बहुत लिंकेज हैं, और बहुत है तो सारे टूटेंगे। अब ये बॉन्ड तोड़ दो जरा, इस पे H, इस पे OH, बहुत अच्छी बात। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, इसको तोड़ दो जरा, इसको तोड़ो नीचे वाले को, तो यहां पे OH और यहां पे H। देखो जरा, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, एक कंपाउंड ये बन गया। क्या बना P डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब एक तो H3PO4 बन गया, H3PO4 बन गया या नहीं बना? अरे बन गया या नहीं बना? डेफिनेट बन गया, पक्का बन गया। चलो और बॉन्ड तोड़ो, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, 3 ले लिए हमने, 3 यूज कर लिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज कर ले। पानी हमारे पास एक्सेस में पड़ा है, 3 मॉलिक्यूल्स यहां पे यूज हो गए। और देखो जरा, और देखते हैं, ये वाला बॉन्ड OH H आ गया यहां पे, OH H आ गया यहां पे, ये वाला बॉन्ड यहां पे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। 4 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, 5वां मॉलिक्यूल OH और H, 5वां मॉलिक्यूल ये रहा, 5वां मॉलिक्यूल ये ले दिया हमने, और अब छठा मॉलिक्यूल हम यहां से तोड़ रहे हैं, ये H और यहां पे OH। देखो जरा, एक मॉलिक्यूल यहां पे यूज हो गया, ये आ गया, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड ये बन गया, एक मेरे पास कंपाउंड ये बन गया। कितने फॉस्फोरिक एसिड बने, कितने फॉस्फोरिक एसिड बने? 4 मॉलिक्यूल्स बने। इसका मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं P4O10, इसके अंदर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन, और वो ये कि P4O10 रिएक्शन होने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हुई, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत हुई? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जरूरत पड़ी, तो मेरे पास 4 H3PO4 कंपाउंड बन गए। 4 H3PO4 कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। डेफिनेट क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे बना ये? अरे किस तरीके से बना? पक्का क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जरा आप नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ऐसा ही सेम चीज हमारे सामने है। नेक्स्ट चीज कंपाउंड देखते हैं जरा, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है P4O6।
कंपाउंड इज P4O6। हम गए इस कंपाउंड से पूछने, भाई बताओ आपके अंदर से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसने कहा वही सेम चीज, बोला मेरा पहले से तो सबसे पहले तो मेरी स्ट्रक्चर बनाओ। हमने स्ट्रक्चर बनाई, इस तरीके से कुछ दिखेगा, POOOPOP। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा दिखेगा। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और इस तरीके का दिखेगा। तो हमने एक बात नहीं भी बनाना आता तो आप एक बात तो याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कहेंगे P4O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +3 होगी। तो डेफिनेट है इसका कंपाउंड भी जो बनेगा ना वो भी कुछ ऐसा बनेगा जिसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही हो। तो वो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, H3PO3 होगा और इसका ही कंपाउंड बनने वाला है। देखो जरा, बनाओ जरा, सिंपल है। H2O आया, इसको तोड़ देगा, ये OH, ये H बिल्कुल आ गया, यहां से तोड़ दिया OH और H बिल्कुल तोड़ दिया। वही सेम काम यहां से आया, OH और H बिल्कुल आ गया। देखो जरा, एक तो ये बन गया, यहां आओ, इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहां पे OH, यहां पे H, ऐसा ही सेम काम यहां पे कर दो, OH और H, सेम काम आप यहां पे कर दो, OH और H, ये बन गया। देखो जरा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं पहले, POH, OH और OH और एक लॉन पेयर पड़े। लेकिन अब एक बात कमाल की है, ये कंपाउंड ऐसा नहीं दिखता। फॉस्फोरस पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होता है, फॉस्फोरस पहले डबल बॉन्ड बनाएगा अपना, और डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये OH, 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, वाटर निकालेंगे तो हमारे पास, आपको भी पता है, ये कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आ जाएगा, इस तरीके से नजर आ जाएगा। इसको आप ऐसा बना सकते हो, इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, H3PO3 आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्जन करेगा। टोटोमराइज हो गया, और टोटोमराइज हो गया तो उसने सिंगल बॉन्ड बना लिया, और सिंगल बॉन्ड बना लिया तो एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से ये इसने दिया लिंकेज और वापस से इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखी, तो वो कुछ ऐसा बन गया, टोटोमराइज हो गया। बात क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया, डेफिनेट क्लियर हो गया। चलो जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ऐसी ही चीज है तो एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। P4O6 था, इसकी जगह पे अब हम लेते हैं P4S6। क्वेश्चन हमारा ये है, यहां पे P4S6 इस कंपाउंड से पूछने गए, भाई साहब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस कंपाउंड ने कहा मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, तो इसने कहा H3PO3 तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रोडक्ट आएगा, लेकिन इसमें साथ में H2S गैस निकलती है। हमने कहा भाई चलो बहुत अच्छी बात है, कैसे निकलेगी। तो हम इसके स्ट्रक्चर को बनाने चले, वही सेम काम, सल्फर फॉस्फोरस, लिंकेज देख लो, सल्फर एंड सोन सल्फर, वही सेम काम करना है। पानी की प्रेजेंस आई, अब की बार मेरे पास में वही सेम काम करना है, काम तो वही करना है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या काम करना है, H2O आया, बॉन्ड तोड़ दो, S पे H जोड़ दिया, S पे H, एक बॉन्ड तोड़ के दिखा रहा हूं, बाकी आपको करके देखना है। S पे तो H जोड़ दिया और यहां पे OH जोड़ दिया। लेकिन अब दिमाग में एक बात चल रही है, H2S गैस कहां है, ये तो PSH बॉन्ड है। नहीं मेरे भाई नहीं, और भी तो बॉन्ड है, इसको भी तो तोड़ दो। तो इसको जैसे ही तोड़ोगे तो OH यहां पे और H यहां पे, देखो जरा H2S गैस बन गई। तो इसका मतलब जब ऐसा तोड़ोगे तो 12 वाटर के मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड को टूटने के लिए, ध्यान दो, एक बॉन्ड को टूटने के लिए, एक PSP बॉन्ड को टूटने के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी। तो टोटल हमारे पास यहां पे 6 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 6 बॉन्ड है तो हमारे पास में कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, और 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं
और हम और थोड़ी सी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके लाए और थोड़ा सा चेंजमेंट किया। और स्ट्रक्चर में क्या चेंजमेंट किया जरा उस बात को समझ लो। हमने स्ट्रक्चर में चेंज किया, हमने कहा पर ऑक्सी लिंकेज वाला बॉन्ड लेके आओ भाई, H2S2 और H2SO5 ये ले लो, H2SO5 ले लो, और कंपाउंड ले सकते हो आप, H2S2O8 ले लिया, हमने कुछ ऐसे कंपाउंड ले लिए, H2S2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो बस, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो बस। तो हमने कहा इस कंपाउंड में बताओ जरा, कोई भी कंपाउंड है इसमें बताओ जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने कहा देखो ध्यान से, पहला पॉइंट मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं, सिंपल पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर किसी भी कंपाउंड में पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड क्या होता है, तो पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज के साथ में अगर कोई भी रिएक्शन होती है पानी की, तो हमेशा अपने अंदर से ये H2O2 का मॉलिक्यूल निकालेंगे, अपने अंदर से हाइड्रोजन परऑक्साइड निकलेगा। कैसे निकलेगा जरा उस स्ट्रक्चर को देख लो, कंपाउंड को देख लो। सल्फर, इसकी स्ट्रक्चर हमने बनाई तो हमारे पास कुछ ऐसा नजर आया, ये OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन H2SO5 कुछ ऐसा नजर आएगा। इसके अंदर हमने पानी डाल दिया और हमने कहा भाई पानी डालने पे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने कहा काम आपको वही करना है, काम उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना, यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ दो, और जैसे बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस पे तो H और इस पे OH, और जितने भी परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड के प्रेजेंट होंगे वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बना लेंगे, ऑक्सी एसिड्स बना लेते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमने यहां पे बोला तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना, H2SO4 प्लस H2O2, ये प्रोडक्ट बन गया। सेम काम मेरे पास कंपाउंड है, सेम काम मेरे पास कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड को देखते हैं तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, H2S2O8 कुछ ऐसा दिखेगा, H2S2O8 कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा नजर आएगा। और अगर यदि मैं इसको पानी में डालूंगा, वाटर में जैसे डाला, तो वाटर में डालते हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहां पे तो OH, यहां पे OH, और यहां पे H, और यहां पे H, देखो जरा H2O2 बन गया, H2O2 बन गया। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके अंदर से H2O2 निकल जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, और पानी की फॉर्म में हमारे पास परऑक्साइड निकल जाता है। ऐसी रिएक्शन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए दे रहा हूं। ध्यान से प्रोडक्ट बनाने, ध्यान से प्रोडक्ट बनाने। एक कंपाउंड दे दिया मैंने Cl2O8, ये आपको प्रोडक्ट बताना है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा। ध्यान से अगर समझ में आए तो बहुत आराम से इसके प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हो। Cl2O8 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, H4P2O8, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये मेरे पास दो क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसके लिए प्रोडक्ट बना के दिखाने कि इन दोनों के क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, बस सिर्फ इसमें परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड पहचानना है, प्रोडक्ट पहचानना है, क्या स्टेट आएगा, क्या कंपाउंड आएगा। डेफिनेट क्लियर हो गया, डेफिनेट क्लियर हो गया। बात करते हैं हम लास्ट, और वो है पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड, तो ये हो गया। लास्ट हमारे पास में पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होगा, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। और प्रोडक्ट नहीं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। तो हमारे पास 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस को शो करते हैं। पहले हम जरा ये समझ लेते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होना जो 100% ना होके उसके अंदर साइड प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, अदर प्रोडक्ट बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है, अदर पॉसिबिलिटी भी होती है। और वो कैसे, देखो जरा। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया BF3, ठीक है, मेरा एक कंपाउंड है दैट इज BF3। मैंने कहा आपकी स्ट्रक्चर कैसी है, बोला मेरी तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन,
ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हम गए पानी के पास में, पानी बताओ भाई पानी आप क्या करोगे? बोला मैं तो बॉन्ड तोड़ने का काम करता हूं, मेरा काम ही है हड्डी पसली तोड़ना, मैं तो हड्डियां तोड़ देता हूं। बोले ठीक है, आप हड्डी तोड़ देते हो तो बॉन्ड तोड़ के दिखाओ। इसने बॉन्ड तोड़ा, तो जैसे बॉन्ड तोड़ा तो यहां से HF बना और यहां पे OH लग गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं था, बहुत आराम से बन गया। लेकिन हम जैसे इससे पहुंचे आगे, इसके आगे पहुंचे, तो हमने कहा ये जो HF बन रहे हैं ना, ये जो HF बन रहे हैं, काम तो ये वही करेगा, ये इसको भी तोड़ देगा, HF बना देगा, इसको भी तोड़ देगा और यहां पे OH जोड़ देगा, HF बना देगा, बिल्कुल बना देगा। BOH का होल थ्राइस बन गया, बन गया, डेफिनेट बन गया, डेफिनेट बन गया। लेकिन क्या होगा जब ये BF3 कंपोनेंट है, ये BF3 कंपोनेंट है, इसने HF को प्रोड्यूस कर दिया है, मतलब मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं। जब इसने F नेगेटिव को प्रोड्यूस कर दिया, F नेगेटिव बन चुका है कंपाउंड में, तो ये F नेगेटिव, क्योंकि ये भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज बियर कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज बियर कर रहे हैं, तो डेफिनेट है ये भी अटैक करने जाएगा। क्यों जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना, क्यों जाएगा? क्योंकि इसको बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, और वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है तो ये तुरंत इस पे अटैक करने जाएगा, और जब इस पे अटैक करने जाएगा तो डेफिनेट है ये BF4 कंपाउंड नेगेटिव चार्ज बना देगा। और जब ये बन गया तो डेफिनेट है कि हमारे पास में यहां पे BF3 जो कंपाउंड था वाटर में गया, तो इसने कंपाउंड बना लिया, क्या बना लिया? BOH का होल थ्राइस प्लस BF4 नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज बना लिया, ये साइड प्रोडक्ट बना लिया इसने। और साथ में ये कंपाउंड है वो ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये बोरिक एसिड होता है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है BOH का होल 4 माइनस चार्ज, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पानी और फर्दर अटैक कर जाता है, और अटैक करता है तो OH माइनस उसके अंदर जाके बैठ जाता है, उसकी कैविटी में बैठ जाता है। दैट्स वाई हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, और ये प्रोडक्ट बनता है तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, और वो ये कि क्या BF3 तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बोरोन के कंपाउंड्स हैं जो इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस BCl3 भी करवाएगा? नहीं, ये कतई नहीं करता, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बिल्कुल नहीं करता, BCl3 पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, अगर यदि BCl3 करता तो ऑब्वियस सी बात है BCl4 माइनस चार्ज बनता, BCl4 माइनस चार्ज बनता, और BCl4 माइनस चार्ज बनना इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बोरोन तो छोटू सा है और इसके 4 बड़े बड़े एटम्स आके चिपकने लग रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग इतनी हो जाएगी कि ये बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, और वो ये क्या, जरा देखो, BF3 तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है, लेकिन BCl3 इज ए कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया, डेफिनेट क्लियर हो गया। तो अब मैं आपके सामने वो 4 कंपोनेंट्स लिखता हूं जिनके अंदर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, दिखाते हैं, शो करते हैं। तो वो हमारे पास है, पहला BF3 हाइड्रोलिसिस शो करेगा। दूसरा बोरोन के बाद सिलिकॉन SiF4 सिलिकॉन करेगा। तीसरा बोरोन के बाद नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक नहीं, एंटीमनी, Sb एंटीमनी होता है, एंटीमनी, और एंटीमनी के साथ में क्लोरीन जोड़ दिया। अगर मैं बात करता हूं चौथा एंटीमनी के बाद बिस्मथ आता है। नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट के दोनों कंपोनेंट्स Sb और BiCl3 ये, और एक हमारे पास
डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दैट इज फिफ्थ वेनेडियम का VCl3 और चौथा आपके पास में वेनेडियम 5। ये कंपोनेंट्स हैं जो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं, अपने अंदर से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, इनके अंदर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। इनको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करता है और कौन सा नहीं करता। क्लियर हो गया एकदम, पक्का क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट तो नहीं बचा है? तो ये बात दिमाग में रखनी है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे होती है, वाटर के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीटली मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी आपको किसी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया या जो आपको नई बात लगी, वो जरूर मेंशन करनी है। और साथ में जो आपके लिए बोल रही है बात, वो ये, अगर हमें मोटिवेट करना चाहते हो, आप हमारे लिए कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो, तो वो मोटिवेशन आपका लाइक, कमेंट और शेयर होगा। और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको केमिस्ट्री की ऐसी भरपूर नॉलेज मिलने वाली है, वो सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।